जैसे ही बेटा हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बेसिकली हर क्वेश्चन में मैंने आपको न्यू कॉन्सेप्ट देने होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 7 E4 -3 -4 से निकलते हैं। फाइंड ए इफ फाइंड स्मॉल ए, मतलब एलिमेंट फाइंड करके देना है मैट्रिक्स ए का। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, कर लेंगे सॉल्व इसको। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो ए इस मैट्रिक्स के अंदर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको हिंट बताया गया कि मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो स्मॉल ए की क्या वैल्यू होगी। ट्राई करें ज़रा इसे। -7। जी स्टूडेंट, अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए सिंगुलर, तो हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ जीरो हो सर। जीरो हो। शाबाश। तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आप इसे लिखेंगे 7 × -4 -4 a इज इक्वल टू 0। क्लियर। यस सर। तो हम इसे लिखेंगे -28 -4a इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू -7। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी समझ आ गई सब लोगों को। यस सर। और अगर यहीं पर हो, इफ, इधर ये एक और क्वेश्चन करने लगा हूं सेकंड। इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8, अगर ये क्वेश्चन अब मतलब नॉन सिंगुलर तो नहीं बोलेगा भाई, नॉन सिंगुलर है तो उसे चाहिए कि वो डिटर्मिनेंट बताए, फिर तो वो डिटर्मिनेंट खुद बता देगा कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। तो तब इस क्वेश्चन ने कैसे सॉल्व होना है। सर इक्वल टू 8 कर दें। 7 × -4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब हमने फाइंड किया -28 -4a इज इक्वल टू 8, देन a इज इक्वल टू 5। पक्की बात है, गलत नहीं बता सर रहे। सर -9 -9 है। -9। हाँ जी। जी बच्चों सबको क्लियर। यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल हो जाए। यस सर। मैट्रिक्स बी और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 a 4 7 1 2 -1 3 5। फाइंड एलिमेंट a if b is singular। जी अब फाइंड करें a की वैल्यू।
अच्छा बेटा, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू हो, इवन कि ये मिड में भी हो तब भी कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो उसी रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 इंटू इंटू, जी बताएं, 5 minus -1, 5 - 6, फिर -a 6 is इंटू 7 5 35 प्लस 2 37. 37 प्लस 27. 4 इंटू 7 3 21 21. प्लस Yes, sir. 1 तो 22 लिख देते हैं। 22. और इसको किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो 0. के, 0 क्योंकि के. सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती और कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये खुद बता देते तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट ही वहां पे लिख देते। अब इसका आंसर आएगा -3 -37a प्लस 88 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे -37a प्लस 85 is equal to 0, then a is equal to 85 over 37। 37. सबने Yes, बिल्कुल sir. ठीक ठीक कर लिया था। Yes, sir. चलें, गुड, शाबाश। Yes, sir. हाँ जी, अब नेक्स्ट चलें हम लोग। Yes, sir. बेटा नेक्स्ट है इक्वेशंस को मैट्रिसेस से सॉल्व करना, सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। सॉल्विंग इक्वेशन, नुमान शकील बेटा माइनस का साइन आपस में कैंसल हो रहे थे। ये यहाँ पे जाके -85 हुआ तो ये 37 के साथ नेगेटिव का साइन गया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल हो गए, तो हम उसे जस्ट 85 ओवर 37 लिख देंगे। ओके, जी बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड या इन्वर्जन मेथड। और दूसरा मेथड है हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रैमर्स रूल। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रैमर रूल्स है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए। ओके, मैं आपको दोनों मेथड ही समझा देता हूँ कि इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके हमने इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। तो बेटा इसके लिए सॉल्विंग इक्वेशंस हम लोग या तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं या 3 वेरिएबल्स भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व होती, 1 वेरिएबल इक्वेशन नहीं सॉल्व होती, 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं या 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। तो बेटा आपके लिए मैं 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे लिखूंगा और वो सारा मेथड मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
जी, और एग्जाम्पल में है x प्लस 2y प्लस 2z is equal to 11, 2x प्लस y प्लस z is equal to 7, 3x प्लस 4y प्लस z is equal to 14। जी बच्चों, इक्वेशन नजर आ गई बेटा। इसी तरह ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स भी हो सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 वेरिएबल्स का डाटा लिया है। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? Yes, जी sir. सर, जी अच्छा, सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है वो ये हो सकता है कि भाई इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। तो बेटा जब हम लोग इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 किस्म की मैट्रिक्स बनाया करते हैं। सबसे पहली यस मैट्रिक्स सर। होती है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स आता है वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। अब सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद y का कोफिशिएंट 2 लिख दिया, और z का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अगर कोई नेगेटिव साइन के साथ होता तो हम उसे नेगेटिव के साथ लिखेंगे, लेकिन लिखा सीक्वेंस में जाता है कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट आने हैं, यहाँ पर y के कोफिशिएंट आने हैं, और लास्ट कॉलम z के कोफिशिएंट्स का होना है। फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन में तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट 2, 1, 1, थर्ड इक्वेशन में सर ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। 4। बेटा ये दोनों के लिए है। अभी मैं आपको बिल्कुल जर्नल फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपने बेटा चाहे क्रैमर रूल हो चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन इन्वर्स मेथड हो, दोनों के लिए पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैट्रिक्स ठीक है सर। फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आपसे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई इन इक्वेशन से मैट्रिसेस बना कर दो, तो वो मैट्रिसेस इस तरह से बनेंगी। ओके, तो सबसे पहला मैट्रिक्स आपने Yes, sir. तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है वेरिएबल्स के मैट्रिक्स के साथ। और वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? 3x y z। तो बेटा इन वेरिएबल्स को कॉलम फॉर्म में लिखोगे हमेशा, x y z। आप कभी भी इसको रो फॉर्म में नहीं लिख सकते। और क्या आपको इसके रीजन का पता है कि हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स से क्यों करेंगे और रो से क्यों नहीं करेंगे? क्या आपको इस चीज का पता है? अब देखें कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3 into 3, राइट। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहूं किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं तो ये एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगी, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहां पर देखें तो ये 3 into 1 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन इसका ऑर्डर 1 into 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी।
इस वजह से बेटा वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को कॉलम फॉर्म में रखा जाता है, रो फॉर्म में नहीं रखा जाता। क्लियर? अच्छा, अब यस देखिए सर। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 into 1 जी, ओके। सर 3 into 3। बेटा जो 3 into मैट्रिक्स 1 सर से। बनेगा उसका 3 into 1, ऑर्डर 3 into 1। 3। तो देखो ना, ये 3 इस into तरह 1 से, ये इस तरह से नहीं बनेगा अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो। यस सर। तो देखें 3 रोज और सिंगल कॉलम, तो 3 into 1। देखिए मैं मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही है ना अपनी प्रॉपर इक्वेशंस में। यस सर जी, इसके बाद इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट की वैल्यूज का मैट्रिक्स 11 7 14 एज इट इज लिख दिया जाता है। हाँ जी, तो हम लोगों ने इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। किसी को कोई इशू? अच्छा बेटा, ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है इसे मैट्रिक्स ए कहा जाता है, मेन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एक्स कहते हैं और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी कहा जाता है। गॉट इट? ऑल क्लियर? सर ये फिक्स्ड नेम्स हैं इनके। ये फिक्स नेम्स है। ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है बेटा, ये मेन मैट्रिक्स है, मेन मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स ए कहेंगे। वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी से डिनोट करेंगे। ओके? यस सर। जी सर। अच्छा बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपसे कहता है कंप्लीट मैट्रिक्स का कहे तो ये पूरा सेट इसी तरह, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपसे सिर्फ ये कह देता है कि भाई इससे मेन मैट्रिक्स क्या बनेगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स उठा कर दे दो, सिर्फ मैट्रिक्स ए उठाकर उसे दे दो कि भाई ये देखो ये मेन मैट्रिक्स बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म आपको देता है और आपसे कहता है इक्वेशन बना कर दे दो, तो आपने भाई फर्स्ट कॉलम के साथ सबके साथ एक्स लिख देना है, सेकंड कॉलम के साथ y लिख देने हैं, थर्ड कॉलम के साथ z लिख देना है आपने। जहां पर 1 हो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ x y या z लिख दें और इनको इनके साइन के साथ लिख दें, तो आपकी ये मैट्रिसेस कन्वर्ट हो जाती हैं इक्वेशंस के अंदर। तो भाई क्या मैट्रिसेस को भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे ना आप लोग? यस बेटा सर। कोई सा भी मेथड आपसे कह सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपसे कहता है भाई ये इक्वेशंस हैं, अब दिखने में ऐसा लगता है जैसे यार चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, इक्वेशंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे कहता है यस कि सर। इसके मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता दो, मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता दो। तो बेटा आपने उसके कोफिशिएंट, मेन मैट्रिक्स तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, अब आप सोचें क्या आप बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता सकते हो उसे? मैट्रिक्स बी का क्या नो डिटर्मिनेंट सर। बता, क्यों नहीं बता नो सकते? सर। क्यों नहीं स्क्वायर बता मैट्रिक्स सकते? नहीं है, हाँ स्क्वायर जी, मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो बेटा आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता दें, मेन मैट्रिक्स का इनवर्स बता दें, मेन मैट्रिक्स का एडजॉइंट माइनर कोफैक्टर बता दें, तो क्या आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा? नो सर। तो बेटा मेन मैट्रिक्स कैलकुलेटर को बताकर इनवर्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, कोफैक्टर्स, माइनर सब कुछ आप फाइंड करके उसे दे सकते हैं। क्लियर? अब इसकी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ जी। क्लियर है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा आपसे कहा जाता है भाई इसमें x, y और z की वैल्यू बताएं। हमारा जो टॉपिक है वो यही है
कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। सॉल्विंग इक्वेशन से मुराद होता है कि उसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज को बता दें। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उस मेथड के अंदर आप लोगों ने अपनी इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आप मुझे बताएं बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने जैसे ही इसको कन्वर्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ तो आपके पास मैट्रिक्स बी आ जाएगा, राइट? ऐसे ही है ना? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन लेकिन क्या आपको मैट्रिक्स ए तो गिवन है, आपको तो सिर्फ मैट्रिक्स एक्स चाहिए, आपको तो सिर्फ मैट्रिक्स एक्स Yes, चाहिए sir. ना? तो बेटा मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स ए को दूसरी साइड पे चले जाना चाहिए। Yes, sir. हाँ, ऐसा ही है ना? तो Yes, sir. मैट्रिक्स ए को दूसरी साइड पर ले जाने के लिए जरूरी है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, आप इसको ए के साथ डिवाइड करो, तो इसका मतलब आप इधर भी इसको ए के साथ डिवाइड करोगे, राइट? Yes, sir. अच्छा, यहाँ Yes, पर ना sir. ये चीजें बताते बताते मैं आपको कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी बताता जाऊंगा। ए के साथ डिवीजन से ये मुराद है कि क्या मैं इसको यूं लिख दूं कि ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। क्या किसी को कोई एतराज? No, No, sir. sir. क्लियर? अच्छा, अब बेटा यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा ये एमसीक्यूज के ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए या फिर ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलवेज इक्वल टू। Identity बेटा matrix. ये ऐसा नहीं है कि जैसा आप कह रहे हो कि 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 का इनवर्स तो 1/5 होगा ना, और इसको मल्टीप्लाई Yes, sir. करो तो आंसर क्या आएगा? 1. 1। तो बेटा मैट्रिक्स में 1 से क्या मुराद होता है? Identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शाबाश। तो हमेशा याद रखिएगा कि ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जो ऑर्डर ए का होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी? क्या इसको यूं लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बेटा क्या आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूं या 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूं, रिजल्ट क्या आएगा? Same. 5 ही आएगा ना? तो बेटा Yes, sir. मैट्रिसेस में भी यही रूल है कि आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाए या ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी हो जाए, रिजल्ट मैट्रिक्स ए ही होगा। क्या कहा मैंने कि जब आइडेंटिटी x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो रिजल्ट X. x ही होगा, और x अब किसके इक्वल हो गया है? a इनवर्स ऑफ b के। क्लियर? Yes, sir. बेटा क्लियर यहाँ तक बात? तो Yes, बेटा sir. x से x से क्या मुराद था? x से क्या मुराद था? वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। बेटा हमने भी तो Yes, उसी की sir. वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब वो कैसी आएंगी वो मैट्रिसेस कि आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले मैट्रिक्स ए सेव करें, जल्दी करें, मैट्रिक्स ए सेव करें अपने कैलकुलेटर में, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स सेव करें।
जी बेटा, कर लिया मैट्रिक्स ए सेव? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब जाएं मैट्रिक्स बी सेव करें। आपको पता है ना मैट्रिक्स बी कैसे सेव करना है? शिफ्ट 4 2 नंबर डाटा पे गए, वहां पे मैट्रिक्स बी और उसका ऑर्डर 3 into 1 और वहां पे सेव करें 11 7 14। क्या दोनों मैट्रिक्स सेव हो गए? Yes, sir. Yes, sir. तमाम स्टूडेंट्स ने कर लिया है? Yes, sir. अच्छा बेटा, Yes, sir. अब आप देखें, आप मुझे वैसे ही बता दें कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 into 3, मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 into 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 3 into 3 to 1. 3 into 1, 3 रोज 1 कॉलम। जरा बेटा आपने अब ए और बी को नहीं मल्टीप्लाई करना, आपने मैट्रिक्स ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी करना है। क्या ये आप अपने डिस्प्ले को बता सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी करें। यस सर हो Sir, गया। हो गया सर। तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आए? 1 2 3। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट के पास यही मैट्रिक्स आया। और बेटा एक्स का मैट्रिक्स क्या था? X, Y, Z. और Yes, बेटा sir. ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ऑर्डर सेम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। अगर ऐसा है तो फिर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। 3। हाँ जी बेटा, ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्या में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे समझ ना आई हो इस चीज की? नो सर। सर ये एंड से नहीं समझ आई। एंड से बेटा बस मल्टीप्लाई करवा दो, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, तो रिजल्ट आ गए हैं 1 2 3। तो पहली वैल्यू x की, दूसरी y की और तीसरी z की। 1 2 3 आ गया था आपके कैलकुलेटर पर? 1 आ गया था। जी बच्चों, ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर।